वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बेटा, आज की जो वीडियो है ये हमारी समास का एक लेक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पे डेमो भले लिखा हो बट इसको आप डेमो जैसे मत लेके मत चलना, इसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो और बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्म में हम आज समास के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। समास आप 11th के हो या 9th के हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्लास में पूछा जाता है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने समास पढ़ा होगा बट मे भी बच्चों को डाउट हो कि समास के टाइप बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि क्या होता है, अव्ययी भाव क्या होता है। ठीक है, आज इसको हम देखेंगे कि समास क्या होता है। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या बोल रही है, और ट्रिक भी चलेगा। ठीक है, हिंदी है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ट्रिक नहीं होता, ट्रिक से भी पढ़ेंगे। अब चलो थोड़ा कंसंट्रेट करो, फिर ये टॉपिक आपका आज ही कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल आज ही रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपको रिवीजन के अलावा कहीं डाउट नहीं आएगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिनट, समास। ठीक है, समास किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या लिखा है, देखो बेटा। अब हिंदी लैंग्वेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस उसको याद करोगे। ठीक है, कि समास में डेफिनेशन दे दिया उसको याद कर लिया, संधि में क्या बोला गया है उसको याद कर लिया, क्या बोला है उसको समझना है। ठीक है, ग्रामर में हमको हर एक चीज को यहाँ पे समझना है। तो समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। देखो, सबसे पहले क्या बोला था, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द को नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, दो अथवा दो से अधिक शब्द। ठीक है, यहाँ पे हमने चार शब्द ले लिया, से मिलकर, इन सबसे मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को, नया सार्थक शब्द क्या बना, चौराहा। सार्थक मतलब क्या होता है कि उस वो शब्द जो है वो वैलिड होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो चौराहा का अर्थ यहाँ पे निकलता है। बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। समझ में आया डेफिनेशन में क्या बोला है कि यहाँ पे क्या हुआ है, चार शब्द थे उनको हमने कंप्रेस किया, छोटा किया, और फिर एक शब्द यहाँ पे बनाया जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चौराहा मतलब भी चार राहों का समूह या चार राहों का ग्रुप इसी को बताता है। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर डेफिनेशन नहीं याद होती है तो आपको क्या याद करना है, क्या समझना है, समास का मतलब छोटा करना। समास मतलब क्या हुआ, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया। यहाँ पे हम या तो छोटा करते हैं या तो संक्षेप में करते हैं, उसे बोलते हैं समास। ठीक है, संक्षेप करना या छोटा करना। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा समास की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट हुई, इसके बाद में अब ये क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट हुई, इसके बाद हम देखेंगे इसके टाइप क्या होते हैं। तो समास के जो है वो 6 टाइप होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 टाइप हमारे यहाँ होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। और समास में इसके अलावा आपको और कुछ पूछता भी नहीं है, चाहे आप किसी भी लेवल पर जाकर एग्जाम दीजिए। ठीक है, 9th के लिए भी यही आपको पूछेगा, 11th के लिए भी आपको यही पूछेगा। ठीक, और 11th में सबके लिए बेटा। ठीक है, 11th में आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स लेने वाले हो, मैथ्स के हो, बायो के हो, जो भी स्ट्रीम आपको, जिस भी स्ट्रीम का एग्जाम देने वाले हो, सबके लिए आपको सेम ही टॉपिक पूछेगा। ठीक है, और एक और चीज कि हिंदी के सिलेबस में भी कोई भी आपका ऐसा नहीं कि कुछ एड ऑन होता है या फिर कुछ घटता है। ठीक है, सिलेबस जो भी है वो सभी स्ट्रीम के लिए सेम रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, मतलब मैथ्स बायो में 10 आएंगे, कॉमर्स में 20 आएंगे, आर्ट्स में 15 आएंगे, बट ऐसा नहीं कि सिलेबस भी कम होगा ज्यादा होगा। ठीक, सिलेबस सेम होगा। चलो, अब देखो पहला टाइप जो है वो हमारा अव्ययी भाव है। पहले हम इसके डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम जानेंगे इसको हम करेंगे कैसे। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। डेफिनेशन नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। क्या देखेंगे हम, कहीं भी अगर हमसे समास पूछा है, ठीक है, और वहां पे पूछा है कहीं पे भी समास, तो आपको क्या पहचानना है कि अगर अनु,
आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। ये 7 शब्द कहीं पे भी आ जाएं, ठीक है। ये सात सात शब्द अगर किसी भी शब्द के पहले लगे हुए हैं, मतलब क्या बोला था, पूर्व पद, है ना। किसी ये 7 शब्द जो हैं या अव्यय या शब्द बोलो किसी भी शब्द के पहले लगे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, वो हमारा अव्ययी भाव होगा। मतलब कि देखो, जैसे अगर हम बात करें आ की, यहाँ पे आपको दे दिया आजन्म, ठीक है बेटा, इसको पढ़े होगे आप, इसको एग्जाम्पल में आपने देखा होगा, आजन्म दे दिया, ठीक। अब यहाँ पूछ दिया कि ये कौन सा समास है, आपने क्या चेक किया, आ शब्द लगा है तो ये हमारा अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। दिख गया ना आ, ठीक। उसके बाद मान लो आपको पूछ दिया यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास है, हमने क्या चेक किया, यथा, यथा शब्द हमको यहाँ पे दिख गया, ठीक है। ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो ये पहचान की ट्रिक है, डेफिनेशन इसमें कोई बात नहीं। पहचान के लिए क्या है कि कहीं पे भी अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ठीक है। मैक्सिमम जो मिलेगा आपको वो यथा और आ ही मिलता है हर जगह ज्यादातर। इसके अलावा ये शब्द कहीं पे भी अगर दिख जाए लगे हुए, वो हमारा अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसके अलावा अगर एक जैसे शब्द हैं, जैसे एक जैसे शब्द जैसे रातों रात, ठीक, एक जैसे है ना। फिर बातों बात, फिर दिनों दिन, ठीक है। फिर हाथों हाथ, ये सारे अगर एक ही टाइप के शब्द हैं, ठीक है, जैसे हाथों हाथ, यहाँ पे शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, 2 बार आया है सेम शब्द, ये भी हमारा अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल होगा कि 2 टाइप हो जाते हैं, जहां पे जो भी आप मतलब जो देख के आप समझ सकते हो कि ये हमारा अव्ययी भाव समास है। ये ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक है, इसको आप याद कर लो कि ये जहां पे भी आएंगे समास में पूछा है और उसमें ये लगे हैं, तो ये हमारा आंख बंद करके अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। चलो, पहला टाइप आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा हमारा पहला टाइप, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको देख सकते हो। चलो बेटा, नेक्स्ट आएंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में सबसे पहले कि यहाँ पे आपका जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, ये प्रधान क्या बोल रहा है, बाद पहले अव्ययी भाव में बोला था पूर्व पद प्रधान है, तत्पुरुष में बोला है उत्तर पद प्रधान है। तो प्रधान का मतलब जान लो बेटा क्या बोला जाता है कि जहां पे पहले, जैसे पूर्व पद प्रधान है तो वहां पे पहले वर्ड पे फोकस किया जाता है, उसकी बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे वहां पे हम अव्यय देख के, अव्यय को देख के पहचानते हैं, तो वो आपका पूर्व पद वहां प्रधान है। यहाँ पे बोला है कि बाद का था उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद कैसे प्रधान हुआ, यहाँ पे तत्पुरुष समास में जो भी आप शब्द देखोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, तत्पुरुष समास में जो भी शब्द होगा उसमें आपका बाद वाले पद की बात की जाएगी। जैसे देखो, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका 2 पद होता है, एक होगा आपका पद के हिसाब से ये आपका पूर्व पद और ये हो जाएगा हमारा उत्तर पद, ठीक है बेटा। ये 2 पद हो गए हमारे। अब जहां पे पूर्व पद की बात करेंगे वो हमारा वहां पे पूर्व पद प्रधान होगा, और जहां उत्तर पद की प्रधान बात करेंगे वहां पे उत्तर पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद कैसे प्रधान होता है, मतलब कि बाद के पद की बात की जाती है। तो ये कैसे है, जैसे देखो राजकुमार, ठीक है, राजकुमार यहाँ पे ये ऑलरेडी समास बन चुका है। राजकुमार में हम बोला है कि उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये राजकुमार जो है ये एक समास है, इसका समास विग्रह। अब समास विग्रह क्या होता है, जब भी हम समास को अलग करते हैं, जैसे 4 राहों का समूह चौराहा हो गया तो चौराहा समास बन गया, लेकिन
जो चार राहों का समूह है, जब चौराहे को हम खंडित करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो वो हमारा बनेगा चार राहों का समूह। तो इस चार राहों को समूह को ही हम बोलते हैं समास विग्रह। ठीक है, जब बन जाता है एक सार्थक वर्ड तो वो हमारा समास, और उसको अलग करेंगे तो समास को ही अलग करना विग्रह। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब कि यहाँ पे जो दूसरा पद है उसकी बात की जाती है, उसकी प्रधानता होती है। तो चलिए देखते हैं, राजकुमार का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, राजा का कुमार। ठीक है, कुमार मतलब होता है बेटा। ठीक, कुमार मतलब होता है बेटा या पुत्र। अब देखो ध्यान देना, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो शब्द आ गए आपके, राजा पहला शब्द हो गया पूर्व पद, और बेटा जो है वो उत्तर पद। ठीक है, दो पद आ गए हमारे। यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान की उत्तर पद की बात की जाती है। अब देखो बेटा, राजकुमार, राजकुमार जब हम शब्द बोलेंगे तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, राजा की बात करते हैं कि राजा के बेटे की बात करते हैं। राजकुमार मतलब राजा का बेटा होता है, तो यहाँ पे हम मेनली किसकी बात की, राजकुमार शब्द बोल के, बेटे की, है ना। तो राजा का कुमार या फिर राजा का बेटा, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, हमने राजकुमार बोल के बेटे की बात की, तो बेटा जो है वो उत्तर पद ही तो है ना। इस तरीके से यहाँ पे जो भी हम बात करते हैं, जो भी समास होता है वो हमारा उत्तर पद को बताता है, वो हमारे दूसरे पद की बात करता है। ठीक है, पहले पद की नहीं करता। देखो, ये हो गया हमारा पहला टाइप। ये समझने के लिए डेफिनेशन कि उत्तर पद प्रधान बोला गया है तो प्रधान क्या होता है या फिर ये किस तरीके से बात कर रहा है। ठीक है, अभी समझ में आया कि प्रधान मतलब क्या होता है, जिसकी बात की जाती है। उत्तर मतलब बाद में, अगर उत्तर पद प्रधान है मतलब कि दूसरे वाले शब्द की बात की जा रही है, उस पर फोकस किया जा रहा है। अगर पूर्व पद प्रधान है मतलब कि पहले पद की बात की जा रही है। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब तत्पुरुष समास की ट्रिक क्या होगी, कैसे पहचानेंगे हम इसको, तो आप लोगों ने क्लास 7th में कारक पढ़ा होगा, नहीं तो क्लास 8th में पढ़ा होगा अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों ने कारक पढ़ लिया होगा। ठीक है, वही कारक जो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में। आगे बताएं, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पेपर, और संबोधन हे हो अरे। इतना आपने जो कारक में पढ़ा था, जो कि सबको याद करना इंपॉर्टेंट था, वो यहाँ पे आपका आएगा। अब यही ट्रिक होगी। कारक में हमने क्या पढ़ा था, जितनी भी कारक की विभक्तियां हैं, ठीक है, ने, अब वहां पे हम लोगों ने कर्ता ने कर्म को स्टार्ट से लेके संबोधन तक पढ़ा था, जो कि 8 कारक थे। ठीक है, तत्पुरुष समास में आपका पहला और अंतिम संबोधन जो कारक है ये दोनों हट जाएगा, और बाकी जो विभक्ति रहेगी, जैसे कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यही आपका ट्रिक है। यही आपकी ट्रिक है। अभी बताते हैं कैसे होगा ये। देखो बेटा, तत्पुरुष समास में जब हमेशा आपका विग्रह होगा पहली चीज। ठीक है, क्योंकि राजकुमार है तो हम इसको विग्रह करेंगे, तब देखेंगे कि इसमें प्रधान किसकी, प्रधानता किसकी है। और देखो, अगर मान लो आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे राजकुमार है बोला है, अब पूछ दिया कि राजकुमार में कौन सा समास होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कि राजकुमार का समास विग्रह करोगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे अव्ययी भाव में हम लोगों ने देखा था कि कुछ 7 शब्द थे, अव्यय थे, जो हमारे अगर स्टार्टिंग में लग जाते हैं तो वो अव्ययी भाव होते हैं। अब यहाँ पे वो 7 शब्द तो है नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे। ठीक है, समास विग्रह करेंगे तो देखेंगे कि किसकी बात की जा रही है। राजकुमार का समास विग्रह किया तो राजा का बेटा निकला। ठीक है, अब वहां बेटे की बात की गई जहां पे उत्तर पद प्रधान होता है, तो इस तरीके से हम अगर डेफिनेशन वाइज जाएंगे तब हम जाके बता पाएंगे कि हाँ ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, इतना करेंगे। तब ट्रिक किससे कैसे करेंगे, जैसे ही हमने समास विग्रह किया राजकुमार, तो ये कैसा बनेगा, राजा का कुमार। ठीक है, राजा का कुमार बन गया। अब आपने देख लिया कि बीच में हमारा क्या आया है, कौन सा कारक,
का कारक आया, मतलब कि पहचान के लिए, को, से, के लिए, से अलग होने के अर्थ में, का, की, के, में, पे, पर, ये कारक अगर समास विग्रह करने पे निकल जाते हैं तो वो हमारे तत्पुरुष समास हैं। इनमें से कोई भी कारक अगर समास विग्रह करने पे निकल रहा है तो वो हमारा तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ये हो गया इसका पहचान। जैसे देखो यहाँ पे हमने किया राजकुमार का कार, अगर समास विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार। अब का कारक हमको मिला, मतलब कि तत्पुरुष समास है। ठीक है बेटा, फिर देखो यहीं पे यश प्राप्त, तो यश का प्राप्त समास विग्रह सही हो रहा है? नहीं। यहीं पे और चेक कर लो, यश को प्राप्त सही हुआ है ना, यश को प्राप्त, या फिर इसको और बड़ा कर ले तो यश को प्राप्त करने वाला, है ना। तो यहाँ पे को कारक मिल गया, तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास के ही कुछ टाइप हैं, तत्पुरुष समास के भेद। ठीक है, ये आपके 6 प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास में। कर्म तत्पुरुष, ठीक है, फिर देखो दूसरा आ गया करण तत्पुरुष। यहाँ पे रेखांकित, रेखा का अंकित नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद में रेखा द्वारा अंकित या फिर रेखा से अंकित, है ना। रेखा से अंकित, अंकित मतलब क्या होता है, उसको मेंशन किया हुआ, रेखा से अंडरलाइन करते हैं जब, उसको बोलते हैं रेखांकित, है ना। रेखांकित शब्द की व्याख्या करिए या फिर रेखांकित शब्द को बताइए कौन सा समास है, क्वेश्चन आता है ना। तो रेखांकित मतलब इस रेखा से जो मेंशन किया गया है, जो अंकित किया गया है, उसको बताइए। तो रेखा से, अब यहाँ पे आपका से शब्द आ गया समास विग्रह करने पे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो देखा, पहचान के लिए हम लोगों ने जितने भी कारक बताए थे, ने को और लास्ट में संबोधन का छोड़ के बीच के जो 6 कारक हैं वो आपके अगर समास विग्रह करने पे आते हैं वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी में देखो शोकग्रस्त, शोक द्वारा ग्रस्त या फिर शोक से ग्रस्त, है ना। तो यहाँ पे भी आपका से आ गया, तो ये हमारा तत्पुरुष समास होगा। थर्ड टाइप है तत्पुरुष समास का ही यज्ञशाला। तो यज्ञशाला या फिर रसोई घर, रसोई घर किस लिए यूज होता है, रसोई के लिए घर, है ना, किचन, सॉरी इंग्लिश में निकल गया, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, या फिर यज्ञशाला तो यज्ञ के लिए शाला, शाला मतलब भी एक ऐसा घर होता है, ठीक है, या फिर कक्ष होता है। ठीक है, प्रयोगशाला, स्नान घर, स्नान के लिए घर, कमरा, है ना। तो यहाँ पे के लिए शब्द आया, तो के लिए भी हमारा एक कारक है। के लिए कौन सा कारक है बेटा, संप्रदान। ठीक है, यहाँ पे भी कारक आया तो ये तत्पुरुष समास होगा। ठीक, इसके बाद अपादान, यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो पाप मुक्त, पाप मुक्त बोला गया है, मतलब कि हम पाप से दूर हैं। पाप मुक्त मतलब कि हमारे पास वो चीज नहीं है, हमसे दूर है ना। तो पाप मुक्त, तो यहाँ पे भी से आया, और ये कौन सा से है, अपादान वाला। अपादान में किस से का यूज होता है, 2 से होते हैं हमारे, एक करण में होते हैं और एक अपादान में होते हैं। करण में जो से होता है उसका मतलब होता है कि उसके द्वारा वो चीज हो रही है, ठीक है। और अपादान में जो से होता है उसका मतलब होता है कि उससे अलग होना। ठीक है, जैसे देखो पाप मुक्त है, तो पाप मुक्त हम तभी होंगे जब हमारे पास पाप नहीं होगा, है ना, उससे हम दूर होंगे, उससे मुक्त होंगे। तो यहाँ पे अलगाव की बात की जाती है, अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे फिर जलहीन, हीन मतलब भी होता है कमी होना, तो अगर हमारे पास वो चीज नहीं है, हमसे दूर है, तभी तो हमारे पास कमी है ना। तो यहाँ पे भी अगर आप विग्रह करोगे तो पाप से मुक्त, ये जल से हीन, है ना, ये आपका अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। इस तरीके से ये भी हमारा तत्पुरुष समास होगा कि यहाँ पे से कारक आ रहा है। फिर आएगा लास्ट वन, सॉरी फिफ्थ वन, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का भी देखते हैं, राजकुमार तो राजा का कुमार। फिर शिवालय, शिव का आलय, आलय मतलब भी घर होता है। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, है ना। देश रक्षा, तो देश का रक्षा या देश की रक्षा, देश की रक्षा यहाँ पे ज्यादा बेटर बनेगा, कि भी आपका एक कारक है, तो इस प्रकार से ये भी हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। और ये हमारा तत्पुरुष का लास्ट टाइप है, इसमें भी कौन सा कारक आता है देख लेते हैं। लोकप्रिय, लोकप्रिय कौन होता है, जो लोक में, संसार में प्रिय होता है ना। लोकप्रिय किसको बोलते हैं, जो संसार में प्रिय हो। ठीक, कला श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ कौन, जो कला में श्रेष्ठ हो, तो में शब्द आया
और मे पेपर किसमें होता है, अधिकरण कारक में। ठीक, तो यहाँ पे भी आपका ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होगा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम हम किसे बोलते हैं, पुरुषों में जो उत्तम होता है उसे हम पुरुषोत्तम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका में शब्द आया जो कि कारक है, और कारक आ गया मतलब कि ये हमारा तत्पुरुष समास होगा। इस तरीके से तत्पुरुष का जो टाइप है वो हमारा कंप्लीट होता है। और आई होप कि आप सभी को अब तत्पुरुष में कोई डाउट नहीं होगा। जो भी मैंने वहां पहचान के लिए कारक लिखा है वो कारक याद कर लूं कि अगर ये कारक इनमें से कहीं पे भी आते हैं तो वो हमारा तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, और एक और चीज कि समास विग्रह करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो चीज आनी चाहिए कैसे करेंगे, तो वो आप प्रैक्टिस से करोगे कि उसको पढ़ के। ठीक है, बहुत बच्चे हैं जो लोकप्रिय में लोक का प्रिय ये भी कर देंगे। अगर आपसे तत्पुरुष पूछे तब तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आपसे पूछते हैं कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है, अधिकरण है, संबंध है कि कर्म, सॉरी करण है या कर्म है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे। ठीक है, थोड़ा डीप में भी 11th क्लास में आपको डीप में भी जाके पूछ सकता है कि इनमें भी, जैसे कला श्रेष्ठ पूछ दिया और बोल दिया कि वहां पे कि इनमें से कौन सा तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है कि संबंध तत्पुरुष है कि कर्म तत्पुरुष है, तो इसके लिए आपको विग्रह करना अच्छे से आना होगा। ठीक है, और विग्रह कैसे सीखेंगे, प्रैक्टिस से। ठीक, चलो ये हो गया हमारा यहाँ पे तत्पुरुष कंप्लीट। और फिर आएंगे हम, तीसरा टाइप होगा हमारा कर्मधारय समास का। ठीक है बच्चों, तीसरा टाइप है कर्मधारय समास का। तो कर्मधारय समास क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, फिर से यहाँ पे उत्तर पद की बात की गई है, उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण विशेष शब्द आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोगों ने इसको पढ़ा था, एक सेकेंड, हम लोगों ने विशेषण और विशेष पढ़ा हुआ है। विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य कहलाता है, या फिर विशेष जो होता है वो वह संज्ञा और सर्वनाम हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सुंदर लड़की, लंबा लड़का, ठीक है, या फिर सुंदर लड़का, अगर हम इसे बोलते हैं तो सुंदर जो है वो सुंदर शब्द से विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, लड़का की, लड़की की, तो ये हो जाएंगे विशेष्य। तो यही बोला गया है कर्मधारय समास में कि यहाँ पे विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। मतलब कि जो हमारे दो पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, इनके बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। एक विशेषता बताएगा और दूसरे की विशेषता बताएगा। ठीक, चलो देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। इसमें से ले लेंगे हम मृग नयन। ठीक है, मृग नयन, मृग मतलब क्या होता है, हिरण। ठीक है, और नयन मतलब क्या होता है, नेत्र, आंख। यहाँ पे क्या बोला गया है, पूर्व पद क्या हो गया, मृग, उत्तर पद क्या हो गया, नयन। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए क्या हमारे हमें विशेषण और विशेष का संबंध मिल रहा है। तो हाँ, हमें यहाँ पे विशेषण और विशेष का संबंध मिला, क्योंकि मृग नयन, नयन की विशेषता बताई जा रही है, ये हो जाएगा हमारा विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। और किस शब्द द्वारा, तो मृग के, हिरण के समान नयन। ठीक है, तो यहाँ पे मृग से हम विशेषता बता रहे हैं, और किसकी विशेषता बता रहे हैं, नेत्रों की, नयन की। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। इसी में आ गया हमारा प्राण प्रिय। तो कनक लता, चरण कमल, चरण कमल में देखो यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध है कि चरण की विशेषता बताई जा रही है, क्या बोल के, कि वह कमल के समान है। ठीक है, यहाँ पे विशेषण और विशेष का संबंध आ गया। इसके अलावा पहचान के लिए हम क्या कर सकते हैं कि विग्रह करने पर, जैसे देखो अगर हम बात करें मृग नयन, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, मृग का नयन नहीं, मृग के समान नयन। ठीक है, मृग के समान नयन। या फिर चरण कमल, तो कमल के समान चरण, है ना, कमल के समान चरण, चरण के समान कमल मत कर देना। ठीक है बेटा, चरण के समान कोई कमल नहीं हुआ, कमल के समान शुद्ध
हमारा चरण हो सकता है, ठीक है, या पूजनीय, उस तरीके से हम बोलते हैं वहां पे कमल के समान चरण। फिर उसके बाद मृग के समान नयन, तो इसमें जो समास विग्रह करते हैं तो के समान शब्द हमारा यहाँ पे आता है, ठीक है, ये पहचान हो गया। और दूसरा विशेषण और विशेषण का संबंध होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा कर्मधारय समास, जो कि था समास का तीसरा टाइप। अब देखेंगे हम चौथे टाइप में, सबसे सबसे ज्यादा इजी जो समास है वो यही है, सबसे ज्यादा बहुत पसंद भी आता है बच्चों को ये वाला समास, द्विगु समास। यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो एकदम खुश, मस्त, ठीक है। चलो, इसमें क्या बताया है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, क्या ध्यान देना है, जब भी कोई ऐसा शब्द जो संख्या को बताता हो वो हमारा हो जाएगा द्विगु समास। जैसे दोपहर, दो क्या है, संख्या। त्रिलोक, त्रि क्या है, तीन, संख्या। चौराहा क्या है, और चौराहा बेटा उसका होमवर्क, चलो अच्छा, कमेंट बॉक्स में जाके सभी लोग इसका आंसर बताइएगा कि चौराहा में कौन सा समास होगा। अब तो बता ही लोग, अब तो मैंने भी लिख दिया। चौराहा, चार, पंचतंत्र तो पांच, है ना। फिर से भी कुछ याद नहीं आ रहा है। सप्त सिद्धू, सप्त ऋषियों का समूह। और नवरत्न, दशानन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल भी आते हैं हमारे। ये हो गया हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में बस इतना याद रखना है कि जहां पर भी हमारा स्टार्टिंग या जो पूर्व पद होता है वो संख्या होती है, वो हमारा हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। फिर आएंगे नेक्स्ट द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास क्या होता है, इसको पहचानने का सबसे इजी फॉर्म जो है वो ये चिन्ह है, ठीक है। इसको, इस चिन्ह को बोलते हैं योजक चिन्ह, ठीक। योजक चिन्ह ये होता है, और योजक शब्द जो होता है वो क्या होता है हमारा, और, ठीक है। और कब आता है, जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हमारा और शब्द लगता है, और जब समास बन जाता है तो वहां पे हम ये डैश का यूज करते हैं। इसमें क्या बोला जाता है या फिर इसकी क्या डेफिनेशन होती है, तो द्वंद्व समास में आपका पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विपरीतार्थक का संबंध होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखोगे, इसके जितने भी भाई बहन क्या है, विलोम है। माता पिता विलोम है। सुख दुख विलोम है। पाप पुण्य विलोम है ना। ये सारे जब पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विलोम का अगर संबंध बनता है, अगर नहीं, हाँ ठीक है, द्वंद्व समास में अगर जो भी है आपका पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों में आपका विलोम होता है, ठीक है, ये दोनों शब्द आपस में विलोम होते हैं, विपरीतार्थक होते हैं, ये हमारे द्वंद्व समास कहलाते हैं। और इसको पहचानने का सबसे इजी तरीका क्या है, इसके बीच में डैश का चिन्ह होता है, ठीक है, योजक चिन्ह होता है, ठीक। बट आपको ध्यान दे लेना है कि योजक चिन्ह अगर नहीं है तो उसमें हम विलोम को देखें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है। आपको एक बार पूछा था कि देवासुर में कौन सा समास होगा, बताओ। अब देखो यहाँ पे कोई भी योजक चिन्ह नहीं दिया है, लेकिन स्टिल ये द्वंद्व समास है। कैसे, क्योंकि देवासुर में कैसे बना है, देवासुर देव प्लस असुर से बना है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विलोम है ना। देवासुर देव और असुर से मिलकर बना है, और ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास, ठीक है बच्चा, अभी समझ में आ गया। और इस तरीके से समास के 5 टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और 5 टॉपिक या टाइप जो है वो कंप्लीट होने के बाद में हम मूव करेंगे अपने अंतिम प्रकार की तरफ। और इस तरीके से आज हमारा समास का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। डेमो भी हो गया, समझ में भी आ गया, और ये कभी भूल भी नहीं पाओगे, ठीक। चलो, अब इस पे क्या करना है, आप लोग को जाके प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जो बुक होगा वो निकाल के प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो देखो, बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। एक इसमें चीज जान लो, जितने भगवान के नाम हैं, जितनी फेमस पर्सनालिटी हैं, ठीक है, भगवान के अलावा महात्मा बुद्ध भी आपके भगवान ही थे, और सॉरी भगवान है।
तो जितने भगवान हैं बहुव्रीहि समास में उनकी बात की गई है। गणेश जी की बात की गई है, हनुमान जी की बात की गई है, श्री कृष्ण की बात की गई है, शंकर जी की बात की गई है, रावण तक की बात की गई है, क्योंकि वो भगवान नहीं था बट एक फेमस पर्सनालिटी था। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की बात की गई है, गीता की बात की गई है। जितने भगवान है सबकी बात बहुव्रीहि समास में की गई है। कैसे की गई है चलिए देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला था, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता। यहाँ पे ना उत्तर पद की बात की जा रही है ना पूर्व पद की बात की जा रही है। ये दोनों पद जो है वो मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे वो तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, क्योंकि उसकी बात की जा रही है। जिसकी बात की जाएगी वो प्रधान होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या बोला, लंबोदर, ठीक है। लंबोदर शब्द यहाँ पे दिया गया और पूछ दिया कि इसमें कौन सा समास होगा। बहुव्रीहि समास आ गया, कैसे होगा चलिए देखते हैं। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, लंबोदर का समास विग्रह समझने के लिए कि इसमें बात किसकी गई है, इसके बिहाफ पे हम ये देखेंगे ना कि यहाँ पे हमारा कौन सा समास होगा। तो लंबोदर में लंबा है उदर जिसका, अब उदर मतलब क्या होता है, पेट, ठीक। अब लंबोदर नाम से हम जानते भी हैं कि हम यहाँ पे गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, ठीक है। और हम देखेंगे कि पूर्व पद है लंबा, उत्तर पद है पेट। यहाँ लंबोदर में ना हम पेट की बात कर रहे हैं ना लंबे की बात कर रहे हैं, हम लंबोदर मिला के हम किसी और की तरफ इशारा हुआ। लंबोदर शब्द से हम किसी और को जानते हैं और वो कौन है, गणेश जी, है ना। तो इस तरीके से न पूर्व पद प्रधान हुआ न उत्तर पद प्रधान हुआ, इन दोनों से मिलकर अन्य तीसरा, इन दोनों से मिलकर जो नया शब्द बनता है वो तीसरे की ओर इशारा करता है। जो शब्द बनता है वो तीसरे की ओर इशारा करता है और यही तीसरा जो है वो हमारा प्रधान होता है। अभी समझ में आ गया, अभी समझ आया। ऐसे ही दशानन, इसमें भी करेंगे समास विग्रह। 10 है आनंद जिसके, ठीक है। अब यहाँ ना हमने 10 की बात की ना हमने मुख की बात की या फिर आनंद की बात की। दशानन बोलने पे ही हमको बस एक रावण की याद आती है कि उसी के पास 10 आनंद या 10 सिर थे, ठीक है। तो दशानन में न पूर्व पद प्रधान हुआ न उत्तर पद प्रधान हुआ, इन दोनों से बनने वाला नया शब्द जो दशानन है वो दशानन किसकी ओर इशारा किया, रावण की तरफ, और रावण जो है ये हमारा प्रधान हो गया, ठीक है। चलो अभी समझ में आ गया कि बहुव्रीहि समास को कैसे देखते हैं। और सबसे इजी चीज, जितने भगवान हैं उनकी बात हम बहुव्रीहि समास में करते हैं। पीताम्बर बोलेंगे तो हमारे श्री कृष्ण हो जाएंगे। चक्रपाणी बोलेंगे, जिनके हाथ में चक्र है वो भगवान विष्णु हैं। इसके बाद में महावीर, महान वीर हैं जो वो हनुमान जी हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि जितेंद्रिय, ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाला, तो जितेंद्रिय, और ये इन्हें जितेंद्रिय हम किसे बोलते हैं, महात्मा बुद्ध को, ठीक है। ये इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं ये हमारे। इसके बाद में नीलकंठ बात करेंगे तो हमारे शंकर जी होंगे, ठीक। चलो ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास खत्म। तो होप कि आप सभी को लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जो भी डाउट आपके अभी तक समास में होंगे वो सारे यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर अदर कोई डाउट बचता है तो आप क्लास के बीच में, अभी जब हमारा यूट्यूब पे क्लास चलेगा तो वहाँ पे पूछ सकते हो। वहाँ पे हम लोग फिर से क्लास को करेंगे और पढ़ेंगे, और जो बच्चे कोर्स में एनरोल हैं वो भी उस चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक चीज़ और डिफाइन कर सकते हो कि अगर आपको अपने हेल्प के लिए CHS 2025 का बैच ज्वाइन करना है, अभिमन्यु बैच जो कि है, तो उसमें डाउट आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि क्या हम उस बैच को लेंगे तो हमें क्लासेस कैसे चलेंगी, हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा। तो आप इस डेमो लेक्चर को देख के समझ सकते हो कि आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको हेल्प करेगा वहाँ पे कोर्स को परचेज करने में। बाकी समास ये एक डेमो नहीं था, यहाँ पे आपका समास का एक पूरा टॉपिक खत्म हो गया है, लेक्चर जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको पहचानने के लिए दिया हुआ है तत्पुरुष का। देखो क्वेश्चन भी है, किस समास में द्वंद्व समास नहीं, सॉरी, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। अब द्वंद्व समास देखना है तो हमें क्या देखना होगा, कहाँ पे अपोजिट नहीं है, कहाँ पे शब्द एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। देखो, रोग मुक्त, जात कुजात, धन दौलत, ही शक्कर, हर जगह हमको योजक चिन्ह भी मिल रहा है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। लेकिन रोग मुक्त क्या है,
इसका समास विग्रह करेंगे तो रोग से मुक्त, ये निकलेगा, है ना, रोग से मुक्त, ये आया। और ये हमारा से आ गया, तो से क्या होता है, कारक होता है। और कारक की बात आ गई तो कारक हमारा कहाँ आता है, तत्पुरुष समास में। तो किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क में हमारा द्वंद्व समास नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा होगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट आता है किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो अभी आप लोगों ने समास पढ़ लिया है, तो आप सभी इसका आंसर दीजिएगा, और ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में जाके सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, इसका आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।